आप सबको गुड इवनिंग। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशन, और इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, देन उसका जो नेचर्स है, उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, ये डिटेल हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है और उसका क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, उसको हम समझेंगे। तो पहले उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसको हम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं शहरीकरण, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच growing proportion of a population comes to lives in cities। कि urbanization क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ज्यादातर लोग कहाँ जाते हैं? शहरों में जाते हैं रहने के लिए, राइट। और रहने क्यों जाते हैं? उसका डिफरेंट कॉजेस है, अनेक कारण है, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज के लिए जाते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज पाने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, और अदर कॉजेज जिसके वजह से लोग गांव से निकल के शहर के तरफ जाने लगते हैं और शहर में रहने लगते हैं। ये जो प्रक्रिया है, जो गांव को छोड़ के या फिर रूरल एरिया को छोड़ के शहर की तरफ प्रोसीड करना, शहर की तरफ जाना, शहर में रहना, राइट। किस लिए? जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए। तब यही प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड शेपिंग सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। और इसकी वजह से हमारा समाज का जो चेंज होता है, एक पर्टिकुलर शेप में आता है, और एक हमारे एनवायरमेंट में भी चेंज देखने को मिलता है इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। इट इज अ ग्लोबल फिनोमिनन ड्रिवन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। और देखिए, ये एक ग्लोबल फिनोमिना है। कौन सा? ना हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, शहरीकरण, ये हर एक जगह होता है, हर एक स्थान पे होता है। जैसे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये देखने को मिलता है कि हर एक जगह पे लोग गांव से शहर के तरफ जाने लगते हैं ताकि उनको अच्छी जॉब मिल सके, अच्छे काम मिल सके, या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने से, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारे कारण की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलता है कि लोग गांव से या फिर रूरल एरिया से निकल के जाते हैं, कहाँ? शहर में रहने जाते हैं, राइट। In India, urbanization has been a rapidly growing trend. According to the 2011 census, the urban population stood at 31.2% of the total, projected to reach 40% by 2030। देखिए, अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। अभी हम देखेंगे आज के समय में तो इंडिया में ज्यादातर जो गांव थे, आज वो धीरे धीरे शहर बनने लगे हैं। और ये 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में 31%, हम कह सकते हैं 31.2% लोग शहर में रहते हैं, या फिर अर्बन पॉपुलेशन है, जो कि प्रेडिक्ट की जाती है कि 2030 तक ये बढ़ के 40% या फिर 40% हो जाएगा। अभी कितना है? 2011 के अनुसार 31.2% जो शहर में जो पॉपुलेशन है, जो बढ़ के हो जाएगा कितना? 40% 2030 तक। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, कि कैसे लोग गांव से निकल के शहर की तरफ जब रहने लगते हैं, शहर को जाने लगते हैं जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, तो यही प्रोसेस को, यही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। देन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। मेरा नाम जैसे कि गोपिका दास है, लेक्चरर इन एजुकेशन, क्वालिफाइड नेट एंड JRF, and I have got selected for PhD Central University of Hyderabad and Central University of Delhi. So this is basic about me. Then coming to the next, characteristic of urbanization in India. इसका क्या क्या लक्षण है ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंडिया। भारत में कैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, राइट, क्या क्या देखने को मिलता है जिसकी वजह से हम इसको ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो पहला कॉज अगर बोलेंगे तो रैपिड ग्रोथ। किसका रैपिड ग्रोथ?
rapid growth, like India's cities are growing at an unprecedented pace as it approaches becoming the world's most populous country. देखिए, भारत अभी के समय में अगर देखेंगे 2026 में, तो फर्स्ट वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, हम चाइना को सरपास कर चुके हैं पॉपुलेशन के मैटर में, राइट? तो हमारे जैसे पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, वैसे सिटीज का भी रैपिडली ग्रोथ होने लग रहा है, जैसे कि अनप्रेसिडेंटेड पेस में, राइट? और इंडिया का जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज अगर देखेंगे तो इंडिया है आज के डेट में, और सिटीज भी उसी तरह से रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो अगर कहीं भी किसी भी देश में अगर रैपिड हम और मतलब सिटीज का डेवलपमेंट देखें, सिटीज इस्टेब्लिशमेंट देखें, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि आज इंडिया में देखने को मिलता है, जैसे कि मुंबई, पुणे जो कि ऑलरेडी है, गुड़गांव, हैदराबाद, चेन्नई, ये सब हम कह सकते हैं जो कि सिटीज हैं, लार्ज सिटीज हैं जो ग्रोइंग नंबर में इंक्रीज, इंदौर, राइट? देन इनफॉर्मल सेटलमेंट क्या है? जो हम कह सकते हैं जो अर्बन शहर में, जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में हम देखते हैं कि स्लम डेवलप होता है। स्लम मतलब जो झोपड़ियां रहता है, कि जैसे कि बाहर से लोग आते हैं रूरल एरिया से जॉब की तलाश पे, और वो शहर में, क्योंकि शहर में हर कोई चीज महंगा रहता है, घर मिलने में बहुत दिक्कतें आता है, तो जिसकी वजह से वो एक इलीगली कोई जगह पे इनफॉर्मली रह जाते हैं, सेटलमेंट कोई झोपड़ी बना के, जिसकी वजह से वहाँ वाटर फैसिलिटीज का प्रॉब्लम होता है, सैनिटरी फैसिलिटीज का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे कि हम अगर इंडिया की बात करें तो मुंबई में अगर देखेंगे तो धारावी, जो कि एशियाज बिगेस्ट स्लम है, जो कि इनफॉर्मल सेटलमेंट है, जहां पे हम टॉयलेट फैसिलिटीज का प्रॉब्लम देखते हैं, क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम देखते हैं, एक अच्छा घर भी नहीं देखने को मिलता वहां पे, एक कीचड़ रास्ता देखने को मिलता है, राइट? तो ये क्या है? ये जितना अर्बनाइजेशन बढ़ता रहता है वैसे इनफॉर्मल सेटल, क्योंकि गांव के लोग शहर जाने लगते हैं, उनका उतना स्किल अच्छे नहीं होने की वजह से, या फिर स्किल रहने के बावजूद भी उनको अच्छा काम नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो नॉर्मल जो स्मॉल टास्क मिलते हैं, लेबर काम मिलता है, राइट? कंस्ट्रक्शन का काम, जिसकी वजह से उनका आमदनी बहुत कम होता है, और आमदनी कम होने की वजह से उनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती, और अच्छी जगह नहीं मिलने की वजह से वो एक झोपड़ी बना के रह जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलता, और इसी तरह से क्रिएट होता है स्लम्स, जो कि लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है। देन टर्शियरी सेक्टर लीड, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में टर्शियरी सेक्टर देखने को मिलता है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक है। टर्शियरी सेक्टर क्या है? जो सर्विस सेक्टर है, जैसे कि ग्रोथ इज ड्रिवन बाय सर्विस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, नॉट मैन्युफैक्चरिंग, विच इज अ डिस्टिंक्टिव पैटर्न। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे अगर 3 सेक्टर हैं, जैसे कि मेनली इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है जो किसी भी मतलब नेचुरली जैसे कि हम माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, राइट? सेकेंडरी सेक्टर जो प्रोडक्ट हम उत्पन्न करते हैं या फिर खेतों से कोई भी चीज उत्पन्न करते हैं, उसको लेके फैक्ट्री में प्रोसेस जब की जाती है फैक्ट्रीज में, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर जितने भी सर्विस सेक्टर है, जैसे कि एजुकेशन, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट का उत्पन्न नहीं होता, राइट? जैसे कि हमारा एजुकेशन, रिसर्च, मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर रेलवेज, ये सब क्या है? ये सब बैंकिंग, टर्शियरी सेक्टर है। इंडिया के केस में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का उतना रोल नहीं है जीडीपी कंट्रीब्यूशन में। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग उतने देखने को मिलता नहीं, या फिर फैक्ट्रीज जैसे कि चाइना में हम देखने को मिलता है। हम डायरेक्ट प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर को जंप किए हैं। टर्शियरी सेक्टर मतलब पहले हम एग्रीकल्चरलिस्ट सोसाइटी थे, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थे, लेकिन सडन हमारा कहां पे जंप हुआ है? जो कि सेकेंडरी सेक्टर में होना चाहिए, राइट? जैसे कि फैक्ट्रीज, लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज होना चाहिए, लेकिन हमारा इंडिया के केस में अगर देखेंगे तो डायरेक्ट टर्शियरी सेक्टर में जंप किए हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं
सर्विस सेक्टर का ग्रो, जैसे कि आईटी हब, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हम देखने को मिलता है। तो ये टर्शियरी सेक्टर का डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से एक यूनिक पैटर्न है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से लोग अभी लार्ज नंबर ऑफ पीपल कहाँ पर जाते हैं, इंजीनियरिंग जो भी इंजीनियर्स हैं वो कहाँ जाते हैं, बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पे आईटी सेक्टर में जॉब करने के लिए जाते हैं। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पुश देता है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक है। देन एंशियंट मीट्स मॉडर्न। अगर इंडिया के केस में देखें तो जो एंशियंट, जैसे कि हमारे वाराणसी शहर है, जयपुर जो कि बहुत ही पुराना शहर है, को एग्जिस्ट अलॉन्ग साइड फास्ट डेवलपिंग मेट्रो सिटीज लाइक। देखिए इंडिया के केस में अगर देखें, यहाँ पे पुराने जो शहर हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि वाराणसी, जयपुर, उसके साथ साथ जो कि मॉडर्न फास्ट डेवलपिंग सिटीज भी साथ में रहते हैं, जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु, गुड़गांव, ये सब को एग्जिस्ट करते हैं, साथ में रहते हैं, राइट। जहाँ पे एंशियंट, जहाँ पे कल्चरल हेरिटेज जो मतलब उनका कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसके साथ साथ अदर साइड अगर देखें तो जो मेट्रो सिटीज हैं वो एक साथ डेवलप करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया के केस में अगर वेस्टर्नाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे एंशियंट सिटी भी एग्जिस्ट करता है, उसके साथ साथ फास्ट डेवलपिंग मुंबई, बेंगलुरु, गुड़गांव, मॉडर्न सिटीज भी देखने को मिलता है, राइट। देन ज्योग्राफिक डिस्पैरिटी। देखिए हमारी इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की अगर बात करें, जैसे कि ये हमारा प्यारा भारत है, दिस इज माई इंडिया, राइट। अगर इंडिया के सदर्न पार्ट के बारे में बात करें, साउथ इंडिया, ये एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया ज्यादा डेवलप है, इकोनॉमिकली स्टेबल है, कल्चरली रिच है, एजुकेशनली एडवांस है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट को भी देखें तो उतना एडवांस नहीं है, या फिर नॉर्थ इंडिया को भी देखें तो उतना एडवांस नहीं है जितना साउथ इंडिया, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, राइट, केरला, ये बेटर डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडिया। और southern India is more we can say urbanized than northern and eastern India owing to historical, socio-cultural and educational advantage। और ये जो southern India डेवलप होना या फिर northern India उतना डेवलप नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ कारण भी हैं, जैसे कि सोशियो कल्चरल कॉज है कि नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर अटैक्स हुए थे, जितने भी हिस्टोरिकल टाइम मेडिएवल इंडिया के समय या फिर उस समय ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में अटैक्स हुए, जिसकी वजह से आज भी उनका उतना स्थिति ठीक नहीं है। एजुकेशनली अगर एडवांटेजेस देखें तो सदर्न इंडिया में ज़्यादा लिटरेसी रेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनको एक बेनिफिट मिल जाता है, डेवलपमेंट में हेल्प होता है, राइट। सो ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटी देखने को मिलता है इंडिया में। ऑल स्टेट इक्वली नहीं डेवलप करते इंडिया में, कुछ स्टेट हैं जो ज्यादा रैपिडली डेवलप कर रहे हैं, कुछ स्टेट है जो कि बिल्कुल भी डेवलपमेंट के करीब भी नहीं जा रहा है। तो ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का। देन फैक्टर्स ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये जो शहरीकरण है, कौन कौन सी कारण है जो कि शहरीकरण आने का वजह है या फिर कारण है। तो जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। पहले देखेंगे कि इकोनॉमिक फैक्टर कैसे ऑर्गेनाइजेशन लाने में इंडिया में रोल प्ले करता है। जैसे कि हम बात करते हैं मोर जॉब्स एंड हायर वेजेस, फॉर एग्जाम्पल IT बूम्स इन बेंगलुरु एंड हैदराबाद अट्रैक्टिंग स्किल्ड वर्कर्स। देखिए अगर इंडिया के केस में देखें तो जितने सारे IT बूम्स हुए हैं, बेंगलुरु में IT हब्स है, हैदराबाद में IT हब्स है, या फिर चेन्नई में IT हब है, या फिर अदर सिटी जैसे कि भुवनेश्वर में है, ये जितने भी IT हब हैं, यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो आते हैं काम करने के लिए, ज़्यादा जॉब के लिए या फिर हायर वेजेस, ज़्यादा सैलरी के लिए आते हैं, जिसकी वजह से जो
और रूरल एरिया या फिर स्मॉल टाउन से लोग बिग टाउन्स की तरफ प्रोसीड करते हैं, जाने लगते हैं, तो इसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन सोशल फैक्टर क्या है कि एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इन सिटीज लाइक मुंबई एंड दिल्ली ड्रॉज रूरल माइग्रेंट्स। देखिए, जो गांव में रहते हैं जो लोग, वहां पे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता, टूटा फूटा स्कूल देखने को मिलता है जो कि सरकारी स्कूल रहता है, हेल्थ फैसिलिटीज भी उतना नहीं रहता, नॉर्मली जो छोटा मोटा हॉस्पिटल्स रहता है जहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेशंस होने में दिक्कत आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, हेल्थ या फिर एजुकेशन पाने के लिए शहर को जाने लगते हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, हम कह सकते विशाखापट्टनम, वाइजैक, ये सारे शहर को जाने लगते हैं, जहां से लोग रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट होते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि सोशल कॉज जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन, इसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यही कारण है हेल्थ और एजुकेशन, बेटर एजुकेशन के लिए लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं, और गांव से शहर की तरफ जाना मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना। तो ये एक सोशल फैक्टर हो गया। पॉलिटिकल फैक्टर जैसे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक स्मार्ट सिटी मिशन टारगेटिंग 100 cities एक्टिवली एनकरेज अर्बन ग्रोथ। जैसे कि देखिए, सरकार या फिर गवर्नमेंट का डिफरेंट टाइम में वो डिफरेंट प्लानिंग्स लाते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स लाते हैं। जैसे कि भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटी मिशन। इस मिशन के तहत क्या किया गया है कि 100 cities हम बनाएंगे, वेल प्लान सिटीज बनाएंगे, जिसकी वजह से लोग गांव को से शहर की तरफ जाने लगते हैं। जो अब सिटी बनाएंगे तो सिटी की तरफ लोग जाएंगे जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। जैसे कि भुवनेश्वर, अगर उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर जो है ये स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाया गया था, और आज ज्यादातर लोग भुवनेश्वर जाने की कोशिश करते हैं, जाते हैं गांव से निकल के, ताकि अच्छे जॉब मिल सके, अच्छे एजुकेशन मिल सके, अच्छे हॉस्पिटल फैसिलिटीज मिल सके। तो ये जो गवर्नमेंट के एक एक बार जो इनिशिएटिव आता है या फिर प्रोग्राम्स पॉलिसीज आता है जो कि सिटी का डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, और अगर सिटी का डेवलपमेंट होगा तो गाँव से लोग निकल के कहाँ जाएंगे, जॉब के लिए या फिर एजुकेशन के लिए शहर को जाने लगेंगे। अगर ये लोग वहां जाते हैं तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन को लाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पॉलिटिकल क्यों है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव की वजह से सिटी का डेवलपमेंट हुआ है, तो इसीलिए ये पॉलिटिकल फैक्टर हो गया जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, देखिए नेचुरल डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन, फनी जैसे कि, या फिर ड्रॉट हो गया या फिर फ्लड हो गया, इसकी वजह से लोग, मान लीजिए एक गांव है जहां पे बहुत सारे फ्लड्स हो गए, साइक्लोन हो गया, गांव डूब गया, तो लोग जॉब के तरह, अपने खेत डूब गए, तो लोग कहाँ जाएंगे जॉब के लिए, कुछ दिनों के लिए चलने के लिए तो शहर की तरफ जाएंगे ही ना। तो ये जब लोग कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से गांव छोड़ के शहर की तरफ जाने लगते हैं जॉब के लिए, एक सेटलमेंट के लिए, अच्छी तरह से रहने के लिए, तो ये जो पलायन करते हैं, माइग्रेट करते हैं लोग अपने नियर बाय टाउन, जो सामने में जो रहता है जो शहर, वहां पे चले जाते हैं, राइट। तो इसी की वजह से अर्बनाइजेशन भी हम कह सकते हैं एक्सेलरेट होता है। तो एनवायरमेंटल कॉजेस भी है जो कि अर्बनाइजेशन को लाने में रोल प्ले करता है। देन और अदर फैक्टर भी है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफी। जैसे कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि बिल्डिंग्स, जो भी टेक्नोलॉजी, improved transportation system including metro rail network have made urban migration easier and raised the quality of life in cities connecting people across greater distance। देखिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि रेलवे का डेवलपमेंट होना, राइट, मेट्रो सिटीज का डेवलपमेंट होना, उसके बाद डिफरेंट बेसिक टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होना, ये सारी चीज क्या होता है, लोगों को शहर की तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे कि हर कोई चाहेगा कि बेटर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम आसानी हो जाता है शहर की तरफ जाने के लिए। आज हमारे पास रेलवे है, एरोप्लेन है, जिसकी वजह से हम इजीली एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं ट्रेन में, और सिटीज़ में बेस्ट फैसिलिटीज़ हमको मिलता है। तो यही कारण की वजह से हम कहाँ पर, मतलब गांव से छोड़ के शहर की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो ये भी एक कारण है कि ऑर्गेनाइजेशन में। देन डेमोग्राफिक प्रेशर, डेमोग्राफी ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है। जैसे कि इंडिया का
इंडिया का रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज इंटेंसिफाइड डिमांड फॉर अर्बन हाउसिंग, सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, आज इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, राइट, इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। अगर चाइना, पहले चाइना था लेकिन अभी इंडिया उसको सरपास कर चुका है। अगर लोग ज़्यादा रहेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों का डिमांड ज़्यादा होगा, घर रहने के लिए घर का डिमांड होगा, अच्छे सर्विस की डिमांड होगा, अच्छे जॉब के लिए डिमांड होगा। और ये सब कहाँ मिलेगा? अर्बन, शहर में मिलेगा। तो लोग क्या करेंगे? गांव से निकल के शहर की तरफ जाने लगेंगे, या फिर शहर अपने आप में, या फिर कोई भी गांव अपने आप में शहर बनने लगेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई गांव है, अगर वहां का पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो हाउसिंग का डिमांड बढ़ेगा, घर बनाने के लिए जगह चाहिए, घर चाहिए, जितना लोग उतना घर उतना जॉब। तो वहां पे भी एक अर्बन सिटी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। गांव में अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, राइट, तो वहां पे भी हम देख सकते हैं अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट। As a rural areas struggle to absorb population growth, cities become the primary destination for millions seeking better opportunity। और देखिए, गांव में उतने लोग एडजस्ट नहीं हो पाते, जॉब नहीं मिल पाता, तो लोग ज़्यादा लोग होने की वजह से शहर की तरफ जाने लगते हैं ताकि अच्छी जॉब मिल सके, अच्छे काम मिल सके, अच्छे रहने के लिए जगह मिल सके, बेटर अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन मिल सके। तो डेमोग्राफिक प्रेशर या फिर जनसंख्या का बढ़ना भी एक कारण है अर्बनाइजेशन की, मतलब अर्बनाइजेशन आने का। देन इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है अर्बनाइजेशन का, राइट। अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखें अर्बनाइजेशन का, शिक्षा में अर्बनाइजेशन का क्या रोल है? क्या अर्बनाइजेशन या फिर शहरीकरण की वजह से शिक्षा में कोई चेंजेस आया है, कोई प्रॉब्लम्स आया है, कोई इंप्रूवमेंट आया है, वो समझेंगे। जैसे कि अगर इसका अपॉर्चुनिटीज को देखें, बेनिफिट को देखें अर्बनाइजेशन का एजुकेशन में, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर देखें तो फर्स्ट हो गया कि हमारा बेटर एक्सेस टू स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। देखिए, शहर बनेगा, अगर शहर बनेगा तो अच्छे यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनाएंगे, अच्छे कॉलेज मिलेगा वहाँ पे, अच्छे स्कूल रहेगा वहाँ पे, तो ऑब्वियसली लोग उस स्कूल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से ये तो अच्छी चीज़ है। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अच्छा मिलता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पढ़ने जाएंगे, तो ये बेनिफिट है। तो अर्बनाइजेशन की वजह से ये अच्छे स्कूल में हमको एडमिशन लेने की मौका मिलता है। देन इम्प्रूव्ड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। अर्बनाइजेशन की वजह से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो फैसिलिटीज है वो बेटर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। जैसे कि स्कूल फैसिलिटी, गांव का स्कूल देखेंगे और शहर का स्कूल, ऑब्वियसली शहर का स्कूल एक बेटर पोजीशन में होगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज। तो शहरीकरण की वजह से एक अच्छा फायदा है कि स्कूल इंप्रूव होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंप्रूव होता है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज इंप्रूव होता है। देन इंक्रीज्ड यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट क्लासरूम। और क्या होता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आता है शहर में, स्मार्ट क्लासरूम आता है, जिसकी वजह से हम अफेक्टिव क्लास ले सकते हैं, इंटरैक्टिव क्लास ले सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। ग्रोथ ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो उसका ग्रोथ देखने को मिलता है अर्बनाइजेशन की वजह से। और अगर इसका ग्रोथ देखने को मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे, राइट। देन मोर वोकेशनल एंड टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है या फिर अर्बनाइजेशन है तो यहाँ पे लोग जॉब की तलाश करेंगे, और जॉब की तलाश के लिए हमको वोकेशनल स्किल चाहिए, टेक्निकल स्किल चाहिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन चाहिए। इसी की वजह से ये सब हम देखने को मिलता है, या फिर वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है, टेक्निकल एजुकेशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है, या फिर नॉलेज एक्सपेंशन होता है, स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है शहर में, क्योंकि शहर का नीड है, डिमांड है स्किल का। तो ये एक बेनिफिट है। चैलेंजेस क्या क्या है? ऑब्वियसली अगर अच्छी चीज है तो उसका चैलेंजेस भी होगा। जैसे कि इसका फर्स्ट चैलेंजेस क्या है कि ग्रेटर अवेयरनेस रेजिंग कंपटीशन अमंग स्टूडेंट। देखिए, जितना ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस होगा उतना ज़्यादा कंपटीशन भी होगा। अगर एग्जाम की कंपटीशन भी देखेंगे, एजुकेशन लेने में कंपटीशन, हर एक चीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, कंपटीशन होता है उनके अंदर, तो कंपटीशन की वजह से एक प्रेशर भी होता है। तो हम कह सकते हैं ये एक चैलेंज है
ऑर्गेनाइजेशन का। देन बेटर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन डिमांड, और क्या है कि आज के डेट में जो एम्प्लॉयमेंट मिल सके वैसे एजुकेशन के ऊपर डिमांड बढ़ता है, तो ये एक चैलेंज है क्योंकि इसको देने में डिफिकल्टी आता है। एजुकेशनल इनइक्वालिटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज, इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाता है एजुकेशनल इनइक्वालिटी, जैसे कि शहर के जो स्कूल है वो बेस्ट क्वालिटीज का होगा अर्बन एरिया का, एज कंपेयर टू रूरल जो गांव के इलाका है वहां पे स्कूल उतना इंप्रूव्ड नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग तो पढ़ने यहाँ पे आ रहे हैं शहर में, राइट। और शहर में आने की वजह से शहर का स्कूल कॉलेज इंप्रूव होने लग रहा है, जबकि अदर हैंड में देखेंगे तो जो गांव का स्कूल है उतना बेटर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरली उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये एक इनइक्वालिटी है जो कि देखने को मिलता है ऑर्बनाइजेशन की वजह से। देन ओवर क्राउडिंग इन अर्बन स्कूल ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, देखिए फर्स्ट फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का कि पॉपुलेशन का ग्रोथ होना। अगर जनसंख्या की वृद्धि होने लगेगा तो ओवर क्राउडिंग होगा, स्कूल कॉलेज में ज्यादा के ज्यादा भर्ती होंगे, और ज्यादा स्कूल में भर्ती होने की वजह से एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि टीचर हर एक स्टूडेंट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाएगा, क्राउड देखने को मिलेगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा एजुकेशन में। तो ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद अदर भी कॉजेस हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अनदर टॉपिक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।